हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का सेकेंड सेशन है जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम एमएससी जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, जिसमें मैंने 51 से लेकर 60 क्वेश्चन तक सॉल्व किया पार्ट बी का। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन आई सिंबल में भी आ रहा होगा, वहाँ भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड सेशन, जिसमें या सेकेंड वीडियो होगा जिसमें हम लोग 61 से आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बॉक्स में दे दूंगा यहाँ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। तो सीधा हम लोग बी पार्ट में 61 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सॉल्व किया था। अब हम लोग आज बात कर रहे हैं 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Read the following statement and identify the correct explanation. Okay. Cranch anatomy pertain to leaf of C4 plant. True है। Cranch anatomy होता क्या है? C4 प्लांट में वस्कुलर बंडल जहाँ प्रेजेंट होते हैं उनके चारों तरफ थिक डिपोजिशन ऑफ सेल होता है, क्लोजली एसोसिएटेड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बंडल शीथ। बंडल शीथ के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेंच एनाटॉमी। ये ट्रू है। सेकेंड देखते हैं। एटीपी फॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टर्म्ड एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। ट्रू है, ये तो अभी जस्ट डिस्कस किया। रिडक्शन ऑफ NAD+ टू NADPH अकर इन केल्विन साइकिल। नहीं, उल्टा होता है, NADPH टू NAD+ होता है। मैग्नीज इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम फर्स्ट। रॉन्ग है, फोटोसिस्टम सेकेंड में मैग्नीज का रोल है। कहाँ पर? वो भी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। ये फोटोसिस्टम सेकेंड में होता है, फर्स्ट में नहीं। तो आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। करेक्ट पूछ रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइटोकाइनिन सप्रेसेस द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ये रॉन्ग है। साइटोकाइनिन लीफ फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो ये क्लोरोफिल का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। ऑक्सिन कंट्रोल एपिकल डोमिनेंस। ये ट्रू है। एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होता है? ये करेक्ट है। जिब्रेलिन प्रमोट्स शूट एलोंगेशन। ट्रू है। ऑक्सिन क्या करता है? रूट को एलोंगेट करता है, जिब्रेलिन शूट को करता है। करेक्ट है। एब्सिसिक एसिड एबल सीड टू विथ स्टैंड डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब क्या है? स्ट्रेस कंडीशन, नॉट जर्मिनेट। तो यहाँ पर क्या होता है? एब्सिसिक एसिड का जब कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा सीड के अंदर, सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं। तो ये भी करेक्ट है। स्ट्रेस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which antibiotic inhibit the interaction between amino cell tRNA और mRNA translation complex during the bacterial protein synthesis? Puromycin इसका आंसर होगा। ऑल्दो सभी क्या कर रहे हैं? ये सब प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, लेकिन प्यूरोमाइसिन क्या करता है कि ये मिमिक करता है स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? tRNA की तरह, चार्ज tRNA। इसीलिए ये क्या करता है? ये आकर mRNA के साथ बाइंड कर जाएगा, तो 30S सब यूनिट के ए साइड पर आके ये बाइंड कर जाता है और ब्लॉक करता है। तो आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एडप्टिव रेडिएशन रेफर टू। एडप्टिव रेडिएशन का मतलब है कि एक सेंटर में एंसेस्टर कोई होगा और उससे सारे डिफरेंट टाइप के स्पीसीज रेडिएट होंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? गैलापागोस आइलैंड में डार्विन फिंचेस एंसेस्टर बर्ड है, उनका बीक साइज और शेप डिफर है विथ डिफरेंट टाइप ऑफ S1, S2, S3, S4। वो क्यों? क्योंकि सब अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं। कोई लार्ज सीड पे फीड कर रहा है, कोई स्मॉल सीड पे कर रहा है, कोई फ्रूट पे कर रहा है, इसलिए उनका बीक का मॉर्फोलॉजी भी चेंज कर गया, लेकिन वो कॉमन एंसेस्टर से रेडिएट हुए। तो आंसर होगा पावर ऑफ एडेप्टेशन इन ए इंडिविजुअल टू वेराइटी ऑफ environment. Next question. Deficiency of thymus result in increased in infection in the human. Such condition is called. तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइजॉर्ज सिंड्रोम। थाइमेक्टोमी नहीं होगा, याद रखिएगा। थाइमेक्टोमी का मतलब होता है थाइमस का रिमूवल। ठीक है, यहाँ पे रिमूवल और थाइमस नहीं बोल रहा है, थाइमस के प्रोडक्शन ही कम हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म में, उसको बोलते हैं डाइजॉर्ज सिंड्रोम। ठीक है। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? मसल्स डिस्ट्रॉफी। ग्रेव डिजीज क्या होते हैं? ग्रेव डिजीज होता है हाइपर, जिसमें थायराइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो, मतलब ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो आंसर होगा इसका सी, डाइजॉर्ज सिंड्रोम। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66।
द इनहेरिटेंस ऑफ सेल कॉइलिंग डायरेक्शन इन द स्नेल इज एग्जाम्पल ऑफ मेटरनल इनहेरिटेंस। ओके, अच्छा, मेटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है? जहाँ पर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर डिसाइड उनकी मदर करती है। डेक्स्ट्रल के लिए ये डी है और स्मॉल डी है सेनिस्ट्रल के लिए, सेनिस्ट्रल, ठीक है, और ये है डेक्स्ट्रल, ठीक है, सेनिस्ट्रल। तो अगर मदर यहाँ पर स्मॉल कैपिटल डी ये मदर हो जाए, मदर क्रॉस विथ फादर स्मॉल डी ये फादर है, ठीक है, और ये क्या हो गए? सेनिस्ट्रल। ये क्या हो गए? डेक्स्ट्रल। तो इनसे जो प्रोजनी आएगा कैपिटल डी स्मॉल डी, तो ये डायरेक्टली जो F1 है ये मदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैटरनल इनहेरिटेंस है, या मदर का जो कैरेक्टर का वही ऑफस्प्रिंग का होगा। तो F1 जो है वो डेक्स्ट्रल है। तो डेक्स्ट्रल तभी पॉसिबल है जब उनकी मदर भी डेक्स्ट्रल होंगी। तो ये ठीक है। F1 में क्या बोल रहा है कि F1 का जब सेल्फिंग होता है तो दिस स्नेल प्रोड्यूस ओनली सेनिस्ट्रल प्रोजेनी ऑन सेल्फिंग। तो अब इनका जब सेल्फिंग होगा तो सेल्फिंग में सारे स्मॉल डी वाले कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये स्मॉल डी वाले मदर से क्रॉसिंग इनका हो जाए, ये मदर हो गए और ये फादर है, ठीक है, फादर, इनका अगर क्रॉसिंग आए तो जीनोटाइप कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिनोटाइप इनका कैरेक्टर कौन डिसाइड करेगा? मदर। तो मदर यहाँ पे कैसी होगी? स्मॉल डी। तो सारे प्रोजेनी कुछ भी हो, इनका क्रॉसिंग करने के बाद में ये बनेगा और ये बनेगा, तो ये भी क्या होंगे? सेनिस्ट्रल। कि मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि मदर से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाते हैं वो सेम जाते हैं। फिनोटाइप पूछा कि मदर का जीनोटाइप क्या होगा, तो मदर एक यहाँ पर ये है, दूसरी मदर कौन है? ये है। तो इनका यहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी। जीनोटाइप ऑफ फीमेल मदर इन F1, तो फीमेल मदर इन F1 स्मॉल डी ये होगा, और इट्स मदर F1 की मदर, ये मदर है कैपिटल डी ये, तो आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Some of the E. coli bacteria is originally isolated contaminated salad and okay, so यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फूड में, सैलड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिला, इसके साथ में अगर टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बैक्टीरिया भी रहता है, ठीक है, तो ये इसको किस कन्वर्ट कर देता है? किस में? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। तो सेंसिटिव भी रेजिस्टेंट में कन्वर्ट कर जाता है अगर वो कांटेक्ट में आते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का। अब हम लोग को मालूम है कि बैक्टीरिया तभी रेजिस्टेंट होते हैं जब उनके अंदर कोई प्लाज्मिड होता है और उस प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं। तो अगर ये प्लाज्मिड किसी सेंसिटिव वाले बैक्टीरिया के अंदर चला जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? सेंसिटिव कन्वर्ट कर जाएगा रेजिस्टेंट में, यानी प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो रहा है। ये ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र? कंजुगेशन के थ्रू। तो आंसर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ कंजुगेटिव प्लाज्मिड इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट सेल्स। आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, कोई एक रिएक्शन हो रहा है, इससे ATP प्रोड्यूस हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो ये कहाँ पर होता है? जैसे ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप नंबर 10, ठीक है, या स्टेप नंबर 7, इन दोनों स्टेप में क्या हो रहा है? डायरेक्टली ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फॉस्फोरिलेशन ग्लूकोज बाई ग्लूकोकाइनेस नहीं, यहाँ पर ATP का यूज़ हो रहा है। रिडक्शन ऑफ NAD प्लस नहीं, NAD प्लस टू NADH नहीं बनने का, इस प्रोसेस को नहीं कहते हैं। रिमूवल ऑफ फॉस्फेट बाय द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, यहाँ फॉस्फेटेज तो रिमूव होगा लेकिन ये ATP बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है। एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू ADP प्लस बाई पायरुवेट काइनेस, हाँ ये करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा फॉस्फेनल पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में PEP कन्वर्ट करता है किसमें? पायरुवेट में, ठीक है, 10th नंबर स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और एंजाइम क्या चाहिए? पायरुवेट काइनेस।
जिससे एक एटीपी बनता है। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं अगर ग्लाइकोलाइसिस को बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डीएनए फ्रेगमेंट विच इज विथ अ सीक्वेंस टू बी एम्पलीफाइड इज शोन बिलो एज्यूमिंग द प्राइमर अटैच टू द एंड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ये डीएनए सीक्वेंस दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्राइमर बाइंड करेगा टर्म एंड पर, क्योंकि प्राइमर हमेशा एंड पर बाइंड करते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी सिंथेसाइज कर लीजिए। तो एक है सिंगल स्ट्रैंड, तो डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड में होंगे, तो इस तरफ इनका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए की जगह पर आएगा टी ए सी। बाकी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एन एन है, एन कैन बी एनी न्यूक्लियोटाइड। और इस तरफ कॉम्प्लीमेंट्री आएगा सी जी एंड ए, ये 5 प्राइम होगा एंटी पैरेलल। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देके समझिए, इस तरफ जो प्राइमर बाइंड करेगा, ठीक है, तो इस तरफ प्राइमर बाइंड करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ए टी और जी, ये इस तरफ मूव करेगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सटेंशन होता है, तो ये एक प्राइमर हो गया P1। दूसरा प्राइमर कौन सा बाइंड करेगा, यहाँ पर इस वाले स्टैंड पर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए जी एंड सी, ये एक होगा, ये होगा प्राइमर P2। एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, अब मैच कर लेते हैं। ए टी जी कोई है क्या, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ए टी जी नहीं, ए टी जी नहीं है। अच्छा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ए जी सी है क्या, ए जी सी है, ये आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन वॉज टेस्टेड विथ हिज for his blood group. Surprisingly, the person is found to be positive for the presence of A, B and H antigen specific antibody बोल रहा है, ठीक है, एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट किया। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन व्हाट इज द ब्लड ग्रुप। ओके, तो ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आपको मालूम होगा कि ये अगर फॉर एग्जांपल आरबीसी है तो इसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप बी है, बी पॉजिटिव, तो बी ब्लड ग्रुप है, तो मेरे बॉडी के अंदर जो आरबीसी होंगे उनके ऊपर एंटीजन होगा, और एंटीजन किस तरह का होगा, बी एंटीजन, एजी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटीजन को। अगर ओ ब्लड ग्रुपिंग हो, यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही ए एंटीजन होगा ना ही बी एंटीजन होगा, इसलिए तो ओ है। ओ में कोई भी टाइप के एंटीजन नहीं होते, तो इनके बॉडी में जब एंटीजन नहीं होंगे ये दोनों, तो इनके अगेंस्ट में बॉडी में एंटीबॉडीज रह सकता है। तो ए एंटीबॉडीज रहेगा, बी एंटीबॉडीज रहेगा, तो ये पॉजिटिव है, ये दोनों के लिए पॉजिटिव हो, ये ओ ब्लड ग्रुप होगा। और एच एंटीजन क्या बोलेंगे हम लोग, ओ टाइप हो गया, और एच पॉजिटिव, आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो को रिसेप्टर फॉर HIV एंट्री इनटू द सेल इज, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका नाम है CXCR4। इफ यू ब्लॉक B7.1 and B7.2 on antigen presenting cells then what will happen। ओके, B7 को हम लोग CD80 और B72 को CD86 भी बोलते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में अगर ये ब्लॉक हो जाए तो APC सेल्स क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन को अपने सेल्स के सरफेस पे लगाते हैं ताकि इस एंटीजन को TC सेल्स या T हेल्पर सेल्स रिकॉग्नाइज कर ले, ठीक है, और इसको किल कर दे। तो अगर इसको ब्लॉक कर देंगे तो ये क्या करेगा, एंटीजन को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो T सेल विल नॉट रिसीव एनी को स्टिमुलेटरी सिग्नल, आंसर विल बी सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पेशेंट फ्रॉम लंडन एंड बर्लिन हैज बीन in the news recently for having cleared the HIV infected achieved through the breakthrough strategy. The strategy employs was bone marrow transplantation from healthy donor with CCR5 mutation. यहाँ पे बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में देखा गया इनके अंदर CCR म्यूटेशन है, यानी को रिसेप्टर एब्सेंट है, वायरस का एंट्री नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, HIV पॉजिटिव जो हैं वो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म HIV नेगेटिव होगा। Moving to next question, what is the turnover rate of 10 to the power 6 mole solution of carbonic anhydrous that catalyzes the conversion of 0.6 molar carbonic acid per second। ओके, तो यहाँ पे टर्नओवर नंबर बोल रहा है, टर्नओवर नंबर को K2 से रिप्रेजेंट करते हैं। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा तो K1 K-1 K2, तो ये K2 क्या है, इसका क्या फॉर्मूला होता है,
वी मैक्स इज इक्वल टू K2 इंटू ET। ये K2 को क्या कहते हैं हम लोग? टर्न ओवर नंबर। और ET को क्या बोलते हैं? टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन टर्नओवर रेट क्या है? K2 का फॉर्म K2 फाइंड आउट करना है, तो V मैक्स डिवाइड बाई ET सिंपली। तो V मैक्स दिया हुआ वैल्यू कितना है? V मैक्स का 0.6 10⁻⁶। तो जब ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻+5। तो आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Bacterial strain can grow on agar complementation with arginine, tryptophan and histidine. It failed to grow on the okay। तो बोल क्या रहा है यहाँ पर कि एक प्लेट है जिसमें ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसमें अर्जिनिन डाला हुआ है और ट्रिप्टोफैन है। यहाँ पर नेगेटिव है ग्रोथ। दूसरा प्लेट है, ये प्लेट नंबर 1 है। दूसरा प्लेट है, यहाँ पर हिस्टिडीन है और ट्रिप्टोफैन है, यहाँ पे भी ग्रो नहीं हो पाता। और तीसरा प्लेट है जहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर मीडिया में क्या है? अर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो इस पे ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया, एक बात तो समझ में आ गई कि अर्जिनिन नेगेटिव है और हिस्टिडीन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों साथ मिलेंगे तभी ये ग्रो कर रहा है। इस मिनिमल मीडियम में अर्जिनिन और हिस्टिडीन डाला गया है तभी यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, बाकी में नहीं ग्रो कर रहे हैं। तो यानी इस बैक्टीरिया में अर्जिनिन के जीन नेगेटिव होंगे और हिस्टिडीन के जीन भी नेगेटिव होंगे, तभी तो उनको बाहर से चाहिए जो यहाँ सप्लीमेंट किया जा रहा है। अब आ रहे हैं ये ट्रिप्टोफैन के बारे में। तो यहाँ पर ये दोनों, तो ट्रिप्टोफैन पॉजिटिव होगा क्योंकि ट्रिप्टोफैन सिर्फ एलोन से नहीं चलेगा, उसके साथ में अर्जिनिन या हिस्टिडीन भी चाहिए में। तो यहाँ पर देखिए, अब इस फर्स्ट वाले प्लेट में आ जाते हैं। यहाँ पर अर्जिनिन भी डाला गया है, ट्रिप्टोफैन भी डाला गया है, लेकिन हिस्टिडीन नहीं है। तो हिस्टिडीन नेगेटिव रहेगा और हिस्टिडीन डाला नहीं गया तो ये ग्रो नहीं करेगा। यहाँ पर हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन है पर अर्जिनिन नहीं डाला गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अर्जिनिन माइनस, हिस्टिडीन माइनस एंड ट्रिप्टोफैन प्लस। तो देख लेते हैं आंसर कौन सा है। अर्जिनिन माइनस आंसर होगा बी। Moving to next question, which of the following graph represent the phenomenon of cooperativity in the protein function? तो cooperativity is shown by allosteric enzyme और ये हमेशा sigmoidal curve शो करते हैं, S shape। ये आंसर होगा सेकेंड। Moving to next question, which of the following statement has a receptor of protein signal cascade is wrong? Wrong पूछ रहा है सिग्नल के बारे में। तो सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल मॉलिक्यूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर है, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन आके बाइंड किया, उसके बाद ये एक्टिवेट हुए साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल और यहाँ पे कुछ प्रोटीन को फर्दर एक्टिवेट किया, फिर ये प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट किया और यहाँ से फाइनल कुछ इनमें सेल डिवीज़न होना शुरू हुआ। ठीक है, ये सेल डिवाइड करना शुरू किया। तो यहाँ पर कैस्केड प्रोसेस मतलब मल्टीपल पाथवे होते हैं जो मल्टीपल एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। तो अब आ जाते हैं, एक्सटर्नल सिग्नल कैन बी कॉज चेंज इन द जीन एक्सप्रेशन वाया रिसेप्टर प्रोटीन सिग्नल कैस्केड, ट्रू है। मल्टीपल स्टेप आर रिक्वायर्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ सेल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, ये भी ट्रू है। द स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स कैन बी जनरेटेड बाय द म्यूटेशन इन मोर देन वन प्रोटीन एंड कैस्केड, नहीं। म्यूटेशन का मतलब है कि बहुत सारे प्रोटीन है इसके बीच के पाथवे के बीच के अगर म्यूटेट कर गए तभी ये ऑन रहेगा, तो ये तो नहीं हो सकता, सारे प्रोटीन को फंक्शनल होना होगा। तो आंसर सी होगा क्योंकि यहाँ रॉन्ग पूछ रहा है। लास्ट वाला देख लेते हैं, मल्टीपल स्टेप्स अलाउ द सेम रिस्पॉन्स इन ऑल सेल हैव द सेम लाइगेंड, या अगर सेम टाइप के लाइगेंड है और रिसेप्टर तो सिमिलर टाइप के फंक्शन होंगे, तो ये भी ट्रू, तो आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड इनटू ई कोलाई क्रोमोसोम्स इज करेक्ट? तो अगर ई कोलाई के क्रोमोसोम्स हैं और ये एफ फैक्टर है तो ये इंटीग्रेट करता है इसके जीनोम, यहाँ से इसमें इंटीग्रेट कर जाएगा। तो ये इंटीग्रेट करता है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर और वो कौन डिसाइड करता है? इंसर्शन सीक्वेंस दैट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मॉलिकुलर टारगेट ऑफ कॉलिसिन
E3 राइबोन्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड बाय कॉल प्लाज्मिड। ओके, ये ई कोलाई में कॉल प्लाज्मिड होते हैं जो एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल या प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जिसको बोलते हैं कॉलिसिन, और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ अदर बैक्टीरिया को ब्लॉक करता है। कैसे ब्लॉक करता है, ये कॉलिसिन जाके बाइंड करता है 16S rRNA राइबोसोम के साथ में, तो आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 80, ई कोलाई यूज द अल्टरनेट सिग्मा फैक्टर फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सिग्मा 70 अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस सिग्मा फैक्टर। ओके, तो देयर आर डिफरेंट सिग्मा फैक्टर एंड सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑन करता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसी को हम लोग स्पेसिफिसिटी फैक्टर बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा 70 जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं लाइक सिग्मा 32 स्ट्रेस कंडीशन में, हीट शॉक कंडीशन जब एक्सप्रेस करेंगे और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे लाइक चैप्टोन्स। तो यहाँ पर सिग्मा 38 भी स्ट्रेस कंडीशन में सिंथेसाइज होता है और ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जो स्टेशनरी फेज में सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म को जरूरी है, स्टेशनरी फेज। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। चलिए आज के सेशन में इतने ही तक रखते हैं और नेक्स्ट सेक्शन में इसके आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।